नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर। मैं हूं आपके साथ अतुल होवाले और आज मेरे साथ एक खास मेहमान है द वायर में। हम लगातार द वायर की टीम महाराष्ट्र की जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसकी कवरेज कर रहे हैं और उसी के तहत हम आज आ पहुंचे हैं कोल्हापुर के कागल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बहुत ही अहम मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है। दो एनसीपी इस बार चुनावी मैदान में है, एनसीपी एसपी और एनसीपी अजित पवार की। एनसीपी एसपी के जो प्रमुख दावेदार है यहाँ पर से चुनाव लड़ रहे समरजीत सिंह घाटगे राजे, इनसे बात करेंगे। और उनके जो अपोनेंट है वो हसन मुशर्रफ जी है, जो जिस समय एनसीपी टूटी थी उस समय वो उस गुट में शामिल थे, यानी अजीत पवार के गुट में शामिल थे और लगातार वो इस चर्चा में रहे। बहुत सारे आरोप हुए। अभी हमारे साथ समरजीत जी है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि कितना विकास हुआ है कागल का, कोल्हापुर का स्पेशली, कैसा मुकाबला होगा, क्या चुनौतियां होंगी, क्या मुद्दे होंगे। आपका स्वागत है द वायर में। सबसे पहले आपके वायर के सारे प्रेक्षकों को मेरी तरफ से नमस्कार। क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप, जनता के सामने जा रहे हो? गद्दारी एक सबसे बड़ा जो मसला है, गद्दारी यानी जिस तरह से दो पक्ष टूटे हैं, एक शिवसेना और दूसरा एनसीपी, दोनों ही अहम पक्ष थे, है अभी भी। आप शरद पवार जी के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आप बीजेपी में थे और सडनली अभी शरद पवार जी के पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा रहा ये पूरा शफल? मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, मेरे मन में एक ही चीज़ थी जो मेरे पिताजी स्वर्गीय राजे विक्रम सिंह घाटगे साहब ने मुझे बताया था कि मंत्री महोदय ने जी इतने साल में कागल में जो करप्शन ऐसे कि उसकी जो ब्रांड इमेज ख़राब करने का काम किया है और ये परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो उस वक्त पॉलिटिकल स्पेस मेरे पास सिर्फ बीजेपी की थी। अनफॉर्चुनेटली 19 में आई हैड टू स्टैंड इंडिपेंडेंट। 90,000 लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और जब मंत्री महोदय इस तरफ आए मंत्री बनने के लिए, मेरी पार्टी से मुझे एमएलसी की ऑफ़र थी। मंत्री महोदय मतलब हसन मुशर्रफ? हाँ, हसन मुशर्रफ साहब। तो मुझे मेरी पार्टी से एमएलसी की ऑफ़र थी। मैंने अपनी पार्टी को क्या बताया कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो निष्ठा है, जो विश्वास है और जो लॉयल्टी है, मेरे 90,000 वोटर्स ने मुझ पे विश्वास दिखाया। उनकी इस विश्वास को मैं किसी भी कीमत पे ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने बोला मैं बैकडोर एंट्री से पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। मैं शाहू महाराज के फैमिली से बिलोंग करता हूँ और लोगों के वोट्स और आशीर्वाद से ही भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के बेसिस पे मैं जीतूंगा। और मैंने आदरणीय पवार साहिबान की पार्टी में प्रवेश किया। ये सिचुएशन डेवलप उससे हुई कि जिस पवार साहब ने सबसे मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज आदरणीय मुशर्रफ साहब को दी हैं, उनके इस दौर में उनके साथ गद्दारी करना बहुत गलत बात थी। तो ये एक नंबर का मुद्दा। दूसरा, आप जब बोलते हैं कि उन्होंने परसों उनका एक किताब निकाली है कि उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए का विकास किया है कागल में। मैं एक ही बोलता हूँ कि 7,000 करोड़ निधि लाई गई, लेकिन वो सारे 4 कॉन्ट्रैक्टर्स की खीसे में गई है, वो ग्राउंड पे नहीं पहुँची। अगर आप कोल्हापुर कागल का देखेंगे तो आज ही अपने यहाँ पे 25 साल में एक ही नई स्कूल कंस्ट्रक्ट नहीं की गई है। स्कूल्स डिजिटलाइज नहीं है। आपको पता है कागल में हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। सबसे बुरी चीज़ ये है, कागल में नए कोई हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं। उस 7,000 में ये जगह उनके लिए नहीं थी। लेकिन मुशर्रफ जी जो है वो कागल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत लंबे समय से वहाँ से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं भी जब कागल में घूमा हूँ तो वहाँ पर एक 5 स्टार MIDC है, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन जितना डेवलपमेंट होना चाहता है कागल की आम जनता चाहती है, क्या उतना डेवलपमेंट मुशर्रफ जी ने वहाँ पर किया है? क्या जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक नीड्स पीपल वांट, आर दे कंस्ट्रक्टेड देयर?
कुछ हुआ है ऐसा? कागल की 5 स्टार एमआईडीसी एक बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही अच्छी एमआईडीसी है। जब कंस्ट्रक्ट की गई, हाईवे कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी सब अच्छी है। लेकिन आपको पता है उस एमआईडीसी में 12 साल का एक रिकॉर्ड है जो आदरणीय मुश्रीफ साहब ने किया है। 12 साल में एक में एमआईडीसी होगी जिसमें नई एमएनसी, एक भी नई एमएनसी कंपनी आई नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री कंपनीज बंद होके बाहर गई है। तो 12 साल में जब एक ही नई एमएनसी नहीं आती है तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी फेलियर पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की है। आगे जाके इस कॉन्स्टिट्यूशन के एमएलए बन के, एक मैं स्वतः खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा यही लक्ष्य है कि नई एमएनसीज आए, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज तैयार हो और नई बिजनेसेस डेवलप हो। आपने अभी लॉयल्टी का मुद्दा उठाया, निष्ठा की बात की। इससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, आपको भी प्रस्ताव आया था बीजेपी की तरफ से, ऐसे सुना था हमने कि आपको लड़ना चाहिए, लेकिन आपने नहीं लड़ा। जिस तरह से पीछे हाट हुई है, या 4 सीटों में से 1 सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीती है, शिवसेना ने भी मतलब 6 से 7 सीटें जीती है। जिस तरह से जनता ने महाविकास आघाड़ी के पाले में अपना वोट दिया है और महायुति को नकारा था, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 2 एनसीपी वहां पर लड़ रही है। क्या लगता है किस एनसीपी की तरफ जाएगी जनता? पवार, आदरणीय पवार साहब के 9 रत्न हैं जिनके उनका टारगेट है। 9 मिनिस्टर जो है उनको मैं 9 रत्न बोलता हूँ, और वेस्टर्न महाराष्ट्र का एकमेव रत्न है ये हसन मुश्रीफ साहब है। एक अपने पिताजी के उम्र के इंसान को जिसने आपको सब कुछ दिया, उनकी ही पार्टी, जो उनकी फैमिली है, उनके 84 इयर्स के वक्त तोड़ के ईडी के कारण जब वो उस तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ पवार साहब के साथ गद्दारी नहीं की। इतने सालों में जिन लोगों ने उनको वोट दिया क्योंकि वो पवार साहब के पास थे, उन सारे वोटर्स के साथ उन्होंने गद्दारी की है, और इस बार वही वोटर्स इस गद्दारी का जवाब देंगे। निष्ठा की बात आती है और पवार साहब का कनेक्शन तो मुशर्रफ साहब के साथ कैसा था ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। लेकिन जब बात आती है, समरजीत घाटगे जब जाते हैं एनसीपी एसपी में शरद पवार के पास और अपोजिशन में मुशर्रफ साहब होते हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी, पवार साहब आपसे बैर नहीं, समरजीत तेरी खैर नहीं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? और एक मैं इससे जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने और एक स्टेटमेंट किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट। उन्होंने कहा था कि पवार साहब मेरे जैसे अल्पसंख्यक के पीछे क्यों लगे हैं? आपको लगता है पवार साहब ने अल्पसंख्यक लोगों को कुछ दिया है या नहीं, या पर्टिकुलरली वो उनके पीछे लगे हैं, या ये एक अपना जो नैराश्य बोलते हैं मराठी में, वो आने से ऐसे बोल रहे हैं? मैं उनको काफ़ी थैंक्स बोलता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये 2 स्टेटमेंट्स किए। समरजीत घाटगे तेरी खैर नहीं, वो मुझे नहीं थ्रेटन कर रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि कागल में परिवर्तन हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि लोग कॉन्फिडेंटली डिसीजंस ले रहे हैं, वो इस परिवर्तन को थ्रेटन कर रहे हैं। वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रेटन कर रहे हैं, जिसमें लोगों को अपने वोट देने का अधिकार है। वो थ्रेटन कर रहे हैं कि ये सारे वोट्स मेरे हैं, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हाउ डेयर, आप ये ढाढ़स कैसे कर सकते हैं ऐसा डिसीजन लेने के लिए? तो समरजीत घाटगे वो थ्रेटन नहीं कर रहे, वो इस परिवर्तन को थ्रेटन कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट करने के बाद जो लोग मेरे पक्ष में नहीं थे ना, वो भी अभी मेरे पक्ष में आ रहे हैं, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, पवार साहब के मैं बोलता हूँ, उन्होंने पवार साहब का बहुत बड़ा इंसल्ट किया है। जब इतने सारे उनको पोस्ट मिले तब वो अल्पसंख्यक नहीं थे। वही तो कहना है कि जिस पवार साहब ने, कुछ लोगों का ऐसे कहना था कि अपने बच्चे की तरह मुशर्रफ जी को प्यार दिया था पवार साहब ने। सबसे पहले मुशर्रफ साहब का ये ट्रेंड है, मेरे पिताजी स्वर्गीय लेट विक्रम सिंह घाटगे साहब ने उनको पॉलिटिक्स में आया, उनके साथ गद्दारी की, फिर वो लेट सदाशिवराव मंडलिक साहब के पास के, उन्होंने अपने बेटे को साइड में रख के इनको मिनिस्टर और आमदार और मिनिस्टर किया, उनके साथ गद्दारी की। श्रीपतराव शिंदे साहब के साथ गद्दारी की, अब पवार साहब के साथ। और एक ऐड करूं,
अब वो महायुति में हैं, हाँ। आपको पता है, आप रिसर्च किए, उनके पोस्टर पे मोदी जी गायब है। क्यों, मतलब क्या रीजन है इसका? नहीं, अभी मोदी जी उनको क्यों उस गायब? वक्त लोकसभा के वक्त मोदी जी का इतना बड़ा फोटो था, आप मोदी जी गायब है, क्योंकि इनके लिए जो गुरु होते हैं ना, पॉलिटिकल गुरु, वो सीजन की तरह बदलते हैं, फायदा नुकसान। लोकसभा के वक्त उनको लगा कि मोदी जी की एक वेव है, इसलिए उन्होंने किया और ईडी के कारण गए। अब उनको ऐसे लगता होगा कि मोदी जी का अभी कोई फायदा नहीं, तो मोदी जी का निकाल के फेंको, बराबर। ये मोदी जी की बात आती है तो 2014 और 19 का जो चुनाव था वो एक फेस के ऊपर लड़ा गया था। क्या वो वेव फेस इस बार महाराष्ट्र में है या नहीं? पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए। और एक बात मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि ईडी सीबीआई का डर दिखा के जिन लोगों ने पाला बदला था, क्या हाल हो सकता है इस चुनाव में उनका? देखिए, महाराष्ट्र में क्या ट्रेंड है, उससे कागल विधानसभा, कागल गडिंग्लज उधर विधानसभा, एक मैं बोलता हूँ एक खुद का वैटिकन है, उसमें उसके खुद के नॉर्म्स हैं। इस इलेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि इस इलेक्शन में गद्दारों को अपनी जगह दिखाने की और कागल के परिवर्तन के लिए ये मूवमेंट हुई है। रही बात ईडी के जो आरोप, देखिए पवार साहब पे ईडी की नोटिस इशू हुई थी, पवार साहब ने क्या किया, खुद ईडी के ऑफिस में गए ना, इन्होंने कुछ किया नहीं था तो भागने की क्या जरूरत थी, एक रात में भाग के गए। इसलिए उन्होंने खुद प्रूव किया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसलिए जिस पार्टी के खिलाफ उसने सबसे ज़्यादा कमेंट्स किए थे, अब उसी पार्टी के पास वो जाके आए हैं, बराबर। और इसलिए ये जनता इसका जो भी वोट के हिसाब से करना है वो कार्यक्रम वो करेगी। अभी आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की आप बात कर रहे थे। संविधान सम्मान सम्मेलन यहाँ हुआ था, राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे। कोल्हापुर में पहला संविधान सम्मान सम्मेलन जो हुआ था वो यहाँ से हुआ था। और कोल्हापुर छत्रपति शाहू के टाइम से एक समता यानी इक्वलिटी की सिटी ऐसे कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि मुस्लिमों के ऊपर जिस तरह से अटैक्स हुए, जैसे विशालगढ़ का प्रकरण हो, कोल्हापुर सिटी में 2 साल पहले औरंगजेब का जो स्टेटस लगा था उसका प्रकरण हो, तब मुशर्रफ साहब का क्या रोल था, वो कहाँ पर थे? और पूरे जो कोल्हापुर की जो एक सामाजिक जड़ बोलते हैं हम उसको, दलित मुस्लिम, उनके क्या हालात है, स्पेशली कागल में क्या हालात है? सी आप एक बात समझिए कि राष्ट्रीय छत्रपति शाहू महाराज कागल से हैं, वो मेरे फैमिली से नहीं, कागल से बिलोंग करते हैं। आप कोल्हापुर के बाहर जाके महाराष्ट्र में कितने लोगों को पता है कि वो कागल से है? पता ही नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने ये खबरदारी की कि ये कनेक्शन लोगों को समझने हैं। आज कागल में मैं बताता हूँ, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सबसे ज़्यादा धोखे में है। आप देखिए, एक डिबेट हुआ था कागल के गए भी चौक में, किस तरह से थ्रेटन किया गया लोगों को। लाइव टेलीविजन पे मैं वो किसी को कुत्ता बोलना, आप कुत्ते जैसे नीचे बैठ, ऐसे शब्द यूज करना, कहाँ? बाबा साहब के स्टैचू के सामने। क्या लड़के ने सवाल पूछा आपसे? 25 साल में मुशर्रफ साहब ने कितने लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट किए, उसका हिसाब दीजिए। उस पर भड़क के धमकी देना। दूसरा, आज एक समझ लीजिए कि बोगस वोट्स जिस एरिया में मुशर्रफ साहब रह रहे हैं, उनको अभी कॉन्फिडेंस हो गया है कि मुस्लिम समाज उनको वोट नहीं करेगा, इसलिए अमरावती से एक मुस्लिम बांधव का मतदान उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। ऐसे 400 मतदान ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, यशस्वी हुई नहीं। लेकिन ये आप संविधान के साथ खेल रहे हैं, आप सारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट यूज़ कर रहे हैं आचार संहिता में अपने खिलाफ, अपने साथ में। तो ये जो चीज़ें हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बैकवर्ड कम्युनिटी है कागल में, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है, और उनको मैं बताऊँ एडिक्शन में इतना उन्होंने झुका दिया है कि बहुत बुरी चीज़ हुई है। मुशर्रफ साहब ने बड़े लंबे समय तक कागल का प्रतिनिधित्व किया है। जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी सोशली और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कुछ हुआ है या नहीं हुआ? अभी आपने इंडस्ट्री का तो बता दिया, सोशली डेवलपमेंट हुई है
या वही इतने बड़े नेता है, वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जितना सोशली लोगों से कनेक्टेड रहना था उतना रहे हैं वो? क्या वो अभी दूसरे महायुति में है, तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है उनको? आप कनेक्ट एक चीज़ है, इमोशनल स्टेटमेंट्स करना एक चीज़ है। बैकवर्ड किसी भी कम्युनिटी का आप एग्जांपल लीजिए और वहाँ देखिए कि डेवलपमेंट एक्चुअली क्या हुई है। आज इन बैकवर्ड कम्युनिटी हो, मराठा कम्युनिटी हो, नाभिक समाज हो, इन सारे लिंगायत समाज हो, इन सारे कम्युनिटीज़ में प्रॉब्लम सेम है, अनएम्प्लॉयमेंट एट इज हाईएस्ट। एक ही नया बिजनेस यहाँ पे लाया गया नहीं गया। आज राज्य बैंक के माध्यम से हमने सबसे ज़्यादा युवकों को 1 से 30 करोड़ के ऊपर बिजनेस लोन दिए। ऐसा रिकॉर्ड उनके स्पीच में कभी आता ही नहीं। हमारी जितनी बैंक है उससे अच्छा वो केडीसी बैंक के चेयरमैन है। लेकिन मैं क्या पूछता हूँ, शाहू महाराजा ने गंगाराम कांबड़े को होटल खोल के दिया। 25 साल में मेनस्ट्रीम में आ जाए लोग वहाँ पर। 25 साल में आदरणीय मुशर्रफ साहब के किसी भी स्पीच में कितने गंगाराम कांबड़े उन्होंने निर्माण किए, एक रिकॉर्ड भी है क्या? मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, उन्होंने एक ही गंगाराम कांबड़े क्रिएट किया नहीं। दैट इज हिज रिकॉर्ड।